नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो विज्ञान की सबसे बड़ी जीत भी है और शायद सबसे बड़ी त्रासदी भी। हम बात कर रहे हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उस एटॉमिक बॉम्ब की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी को करीब से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत ना हम बिल्कुल इसके क्लाइमैक्स से करते हैं। जुलाई 1945 का वो ट्रिनिटी टेस्ट। जब ओपेनहाइमर ने अपनी ही बनाई उस खौफनाक ताकत को पहली बार देखा तो वो पूरी तरह सन्न रह गए। उनके मुंह से भगवद गीता की वो मशहूर पंक्तियां निकली, अब मैं मृत्यु हूं, लोगों का नाश करने वाला। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस महाविनाश का सदमा था जो उनकी आंखों के सामने था। सेक्शन 1, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये कहानी सिर्फ एक बम की नहीं है, ये कहानी है एक बेहद शानदार दिमाग की, जिसका सामना अपनी ही बनाई एक बेहद डरावनी सच्चाई से हो रहा था। पता है, ओपेनहाइमर को शुरू में लगा था कि यह धमाका ज्यादा से ज्यादा 0.3 किलोटन का होगा, लेकिन असलियत में यह धमाका 15 से 20 किलोटन टीएनटी के बराबर था। मतलब उम्मीद से पूरे 50 गुना ज्यादा ताकतवर। सोचकर देखिए, इसने एक पूरे के पूरे भारी भरकम स्टील टॉवर को पलक झपकते ही भाप में बदल दिया, और जो मशरूम क्लाउड उठा वो आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर तक चला गया था। बिल्कुल अविश्वसनीय। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? 1904 में न्यूयॉर्क में जन्मे ओपेनहाइमर बचपन से ही एक चाइल्ड प्रोडिजी थे। मतलब जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, सिर्फ 10 साल की उम्र में वो हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने बाकायदा लेक्चर देना शुरू कर दिया था, और 23 तक आते आते तो उनके पास फिजिक्स में अपनी पीएचडी भी थी। लेकिन इस कमाल की जीनियस के पीछे एक अकेलापन भी था। वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे, डिप्रेशन से जूझते थे, और एक वक्त तो ऐसा था कि उन्हें दुनिया या राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिक्स से प्यार था। सेक्शन 2, रेस अगेंस्ट द नाजीज। 1930 के दशक के उस भारी ग्लोबल क्राइसिस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी दौर ने ओपेनहाइमर को अपनी किताबों से बाहर निकलकर राजनीति को देखने पर मजबूर किया, और उन्होंने लेफ्ट विंग लेबर यूनियनों का समर्थन करना शुरू किया। अब उनके इस वैचारिक बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह थी एल्बर्ट आइंस्टाइन और एनरिको फर्मी जैसे महान वैज्ञानिक। हो ये रहा था कि ये सारे टॉप साइंटिस्ट्स हिटलर की जुल्मों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और अमेरिका आ रहे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो अपने साथ न्यूक्लियर पावर का वो थ्योरेटिकल ज्ञान भी ला रहे थे, जो अगर गलती से भी हिटलर के हाथ लग जाता तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे महज एक साइंटिफिक वार्निंग रातों रात एक भयंकर मिलिट्री मिशन में बदल गई। अगस्त 1939 में आइंस्टाइन ने राष्ट्रपति को चेतावनी दी, और उसके ठीक एक महीने बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। फिर पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ और अमेरिका सीधे इस युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। बस यहीं से अगस्त 1942 में जन्म हुआ बेहद खुफिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट का। सेक्शन 3, इंजीनियरिंग द एटॉमिक बॉम्ब। अब यह पूरा मामला थियोरी और कागजों से निकलकर ग्राउंड पर आ चुका था। जनरल लेस्ली रिचर्ड ग्रूव्स के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने इस पूरे मिशन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने उस समय $2.2 बिलियन पानी की तरह बहाए थे। अगर इसे आज की महंगाई के हिसाब से देखें ना, तो ये करीब $24 बिलियन बैठता है। जरा सोचिए इस भारी भरकम रकम के बारे में। ये बताता है कि इस मिशन का स्केल अपने आप में कितना विशाल और कितना सीरियस था। अब यहां एक बड़ी साइंटिफिक अड़चन थी। बम बनाने के लिए जो नेचुरल यूरेनियम 238 मिलता था वो काम का नहीं था, क्योंकि उससे वो जरूरी चेन रिएक्शन नहीं हो सकता था। इसके लिए चाहिए था यूरेनियम 235। परेशानी ये थी कि ये प्राकृतिक यूरेनियम में 1% से भी कम होता है, तो इसे अलग कैसे करें? इसके लिए टेनेसी के ओक रिज में एक पूरी की पूरी सीक्रेट सिटी बसाई गई। वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसियस डिफ्यूजन जैसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ओपेनहाइमर का क्या रोल था। यहीं पर तो उनकी असली अहमियत सामने आती है। क्रिटिकल मास, ये वो सबसे कम मात्रा है जो उस चेन रिएक्शन को लगातार बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। इस बिल्कुल सटीक अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ओपेनहाइमर के उस खास दिमागी कौशल की जरूरत थी। अगर कैलकुलेशन जरा भी इधर उधर होती तो बम फटता ही नहीं। न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस की उस खुफिया लैब में, जिसे प्रोजेक्ट वाई कहा जाता था, वैज्ञानिक एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग तरह के बम बना रहे थे। पहला था लिटिल बॉय,
जो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करता था, और इसका डिजाइन काफी सिंपल गन टाइप था। लेकिन जो दूसरा था, फैटमैन, वो प्लूटोनियम 239 से बना था और उसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा पेचीदा था। फैटमैन का डिजाइन पेचीदा क्यों था? क्योंकि अगर प्लूटोनियम के साथ वो सिंपल गन टाइप डिजाइन इस्तेमाल करते तो बम एक्सप्लोड होने के बजाय बस पिघल कर रह जाता। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नया इम्प्लोजन मेथड इजाद किया। इसमें करते ये थे कि प्लूटोनियम को एक खोखले गोले के अंदर रखते और उसके चारों तरफ भारी मात्रा में विस्फोटक लगा देते। जब ये विस्फोटक एक साथ फटते तो अंदर की तरफ एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती जो प्लूटोनियम को एकदम सिकुड़कर क्रिटिकल मास तक ले आती। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा लेवल था जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सेक्शन 4, द ट्रिनिटी टेस्ट। अब क्योंकि ये इम्प्लोजन मेथड इतना नया और कॉम्प्लेक्स था, ओपेनहाइमर इस बात पर बिल्कुल अड़ गए कि युद्ध के मैदान में इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें इसका एक टेस्ट करना ही होगा। 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको का वो रेगिस्तान और वहां छाया वो भारी सन्नाटा। गैजेट नाम का ये टेस्ट बॉम्ब, जिसमें 13 पाउंड प्लूटोनियम था, उसे 100 फीट ऊंचे स्टील टावर पर लटकाया गया था। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था। और जब वो बॉम्ब फटा तो धमाका इतना भीषण था, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां मौजूद रेगिस्तान की रेत पिघलकर हरे रंग के रेडियो एक्टिव कांच में बदल गई, जिसे बाद में ट्रिनिटाइट नाम दिया गया। सेक्शन 5, द बर्डन ऑफ इनोवेशन। ट्रिनिटी टेस्ट की कामयाबी विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत तो थी, लेकिन इसके बाद जो मानवीय त्रासदी और गहरा मॉरल क्राइसिस पैदा हुआ, चलिए अब उसे समझते हैं। उस टेस्ट के बाद चीजें बहुत ही डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ीं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन बॉम्ब। देखिए, ओपेनहाइमर को शुरू में लगता था कि फांसीवाद को रोकने और युद्ध को खत्म करने के लिए हिरोशिमा पर बम गिराना एक जरूरी बुराई थी। लेकिन जब उन्होंने नागासाकी की तबाही के बारे में सुना तो वो अंदर तक दहल गए थे। सिर्फ ओपेनहाइमर ही नहीं, वो पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी जिसने सबसे पहले सरकार को इस खतरे के प्रति चेताया था, वो भी गहरे सदमे और पछतावे में था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही दुख भरे शब्दों में कहा था, इंसान ने परमाणु बम तो बना लिया, पर कोई चूहा कभी अपनी मौत के लिए चूहेदानी नहीं बनाएगा। ये शब्द सीधा दिल पर चोट करते हैं और बताते हैं कि उन वैज्ञानिकों के अंदर अपने ही आविष्कार को लेकर कितनी भारी ग्लानि थी। ये ग्लानि कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। अक्टूबर 1945 में ओपेनहाइमर राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन से मिलने गए। वहां उन्होंने सीधे राष्ट्रपति की आंखों में देखा और भारी मन से कहा, मेरे हाथों पर खून लगा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रूमन को उनकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने इस महान वैज्ञानिक को तुरंत अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इस पूरी घटना का ओपेनहाइमर की बाकी की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। 1949 में जब एडवर्ड टेलर ने और भी खतरनाक हाइड्रोजन बम बनाने की बात कही तो ओपेनहाइमर ने इसका कड़ा विरोध किया। अब उनके इसी विरोध और उनके पुराने लेफ्ट विंग कनेक्शन को हथियार बनाकर उनका सारा राजनीतिक प्रभाव खत्म कर दिया गया। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस तक छीन ली गई। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक दुनिया को दे दिया। उन्हें 3 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया, पर किस्मत देखिए, उन्हें वो कभी नहीं मिला। और आखिरकार 1965 में 62 साल की उम्र में गले के कैंसर से उनका निधन हो गया। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? मौजूदा वक्त में दुनिया के 9 देशों के पास ये खौफनाक परमाणु हथियार मौजूद है। ये एक बहुत ही डरावना सच है। लेकिन हाँ, एक राहत की बात भी है कि पिछले 80 सालों में कभी भी इन हथियारों का इस्तेमाल किसी युद्ध में नहीं किया गया है। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब एक बात तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी को कभी भुलाया या वापस नहीं लिया जा सकता। तो इंसानियत के सबसे घातक आविष्कार की अंतिम विरासत क्या होगी? क्या ये हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा, या फिर डर के साए में ही सही दुनिया में शांति बनाए रखने का एक अजीब सा जरिया बना रहेगा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।